नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग उत्तराखंड मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 5 का अध्ययन कर रहे थे, आर्थिक और सामाजिक विकास। उसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वह है भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रकृति, विशेषताएं, वर्तमान प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां। आपको बता दूं यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और चाहे यूपी पीसीएस हो चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आता है। आगे बढ़ने से पहले एक और बात कहना चाहूँगा, जो भी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या मुख्य परीक्षा भविष्य में देने वाले हों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। सीधे बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। तो प्राचीन काल से ही भारतीय अर्थव्यवस्था उन्नत अवस्था में थी। भारत की अर्थव्यवस्था प्राचीन काल में आपने सुना होगा, भारत को सोने की चिड़िया के रूप में जानते थे। इसके जो व्यापारिक संबंध थे विभिन्न देशों से थे। 18वीं सदी में औपनिवेशिक युग के दौरान ब्रिटिश व्यापारी भारत से कच्चा माल खरीदकर ब्रिटेन भेजते थे तथा वहाँ की निर्मित वस्तुओं को भारतीय बाज़ारों में सामान्य मूल्य से ज़्यादा पर बेचते थे। क्या होता था, जो भी ब्रिटिश आए शुरुआत में वो यहाँ से कच्चा माल लेकर गए, क्योंकि ब्रिटेन में कारखाना युग की शुरुआत हो गई थी, क्रांति हो गई थी, औद्योगिक क्रांति, तो वहाँ पे सब कुछ कारखाने से जल्दी निर्मित हो जाता था। फिर उसको लोग क्या करते, भारत में लाकर अधिक मूल्य पर बेचा करते थे। इस दौरान अत्यधिक मात्रा में पूंजी का पलायन हुआ और देश की अर्थव्यवस्था जर्जर अवस्था में पहुंच गई। वर्ष 1947 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर क्वेश्चन बनता है 5 नंबर में, तो स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए, यह क्वेश्चन आएगा। तो इसको देखते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश शासन के शोषण का शिकार थी। अंग्रेजों का केवल एक उद्देश्य था कि भारत की संपत्ति तथा संसाधनों को कैसे अधिक से अधिक लूटा जाए। ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीति ने ग्रामीण इलाकों को बर्बाद कर दिया। औपनिवेशिक काल में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय के सही आंकड़े उपलब्ध कराने का प्रयास नहीं किया गया। कोई इतना ज़्यादा मैकेनिक सिस्टम ही नहीं था कि सही आंकड़े कैसे प्राप्त किया जाए पूरे देश में, कि कितनी प्रति व्यक्ति आय है, कितनी देश की राष्ट्रीय आय है, ये सब कोई सिस्टम ही नहीं था पहले। इसलिए निम्न स्तरीय आर्थिक विकास की स्थिति बनी रही। दादा भाई नौरोजी के बारे में आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। भारत के बारे में आप सब जानते हैं, कृषि प्रधान देश था, इसलिए ब्रिटिश शासकों का ध्यान कृषि राजस्व की ओर अधिक था। इसके लिए उन्होंने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था एवं महालवाड़ी व्यवस्था के माध्यम से कर वसूले। साथ ही कृषि के व्यवसायीकरण पर बल देते हुए नकदी फसलों को बढ़ावा दिया, जिसके माध्यम से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके। यह सब भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा अगर 5 नंबर में आ रहा है। और आपको बता दूं, यहाँ से 16 नंबर का क्वेश्चन भी आया हुआ है और आ सकता है भविष्य में। औपनिवेशिक काल में औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति अच्छी नहीं थी। औपनिवेशिक मतलब जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, उस समय में औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति अच्छी नहीं थी, या एकदम कहिए कि डमाडोल थी, बहुत बकवास थी। शिल्प कला का पतन हो रहा था। भारत कच्चे माल का निर्यातक एवं निर्मित वस्तुओं का आयातक देश बन गया। तो भारत क्या था कि कच्चे माल का एकदम आयातक निर्यातक बन गया। पूरे कच्चे माल का निर्यात भारत से ही होता था और सभी जिनके यहाँ कारखाने लग चुके थे, या फिर इंग्लैंड की ही बात करें तो उनके यहाँ कारखाने थे, तो भारत उनके लिए एक बाजार के रूप में बन के रह गया और निर्मित वस्तुओं का आयातक बन गया भारत। 19वीं सदी में भारत में उद्योगों की स्थापना होने लगी तथा 20वीं सदी के स्टार्टिंग में लोहा एवं इस्पात उद्योगों का विकास होने लगा था। वर्ष 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुई। बहुत महत्वपूर्ण है, यह प्रीलिम से पूछा जाता है, पीटी फैक्ट है कि 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसको हम लोग टिस्को बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई जमशेदपुर में। धीरे धीरे चीनी, कागज एवं सीमेंट के उद्योग स्थापित किए गए। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों का कार्य क्षेत्र सीमित था। इसलिए औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर में कमी के कारण इसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान बहुत कम था। प्राचीन काल में अगर हम बात करें
प्राचीन काल में भारत का विदेशी व्यापार भारत के पक्ष में था, लेकिन औपनिवेशिक सरकार के समय भारत में उत्पादन, सीमा शुल्क की ज़्यादा वसूली, विभिन्न वस्तुओं पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण विदेशी व्यापार पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों द्वारा भारतीय वस्तुओं के निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए। अंग्रेजों द्वारा भारतीय वस्तुओं को निर्यात करने के लिए निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए। ऐसी स्थिति में भारत कच्चे माल जैसे रेशम, कपास, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक बन गया। इस प्रकार इंग्लैंड ने भारत के आयात एवं निर्यात पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। औपनिवेशिक शासन में रेल भी थे, पत्तन थे, बंदरगाह, डाकतार आदि का विकास हुआ, किंतु वह औपनिवेशिक हित को ध्यान में रखकर ही किया गया। इसी प्रकार स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि के मार्ग में अनेक रुकावटें थी, जिनको स्वतंत्रता के बाद दूर करने का प्रयास किया गया। अगर रुकावटों के बारे में पूछा जाए कि स्वतंत्रता पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि के मार्ग में कौन कौन सी रुकावटें थी, तो आप इसको 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो बहुत सारी रुकावटों के बारे में आपको मालूम चल जाएगा कि अंग्रेजों ने क्या क्या खेल खेला। तो आपको यह बहुत अच्छे से 5 नंबर में यहाँ से आ सकता है, 8 नंबर में आ सकता है, 16 नंबर में भी आ सकता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से लिख ले जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्रता पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था। यह भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर, 8 नंबर या 16 नंबर में। इसके देख लेते हैं। 200 वर्षों की गुलामी के बाद वर्ष 1947 में 15 अगस्त के दिन भारत आज़ाद हुआ, लेकिन उस समय तक भारत में बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी की स्थिति विकराल रूप ले चुकी थी। ऐसी स्थिति में भारत सरकार के सामने खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसी परिस्थिति में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद का पक्ष लिया तथा कल्याणकारी कार्यक्रम के माध्यम से समाज को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 1950 महत्वपूर्ण फैक्ट इसको दिखाएंगे, याद रखेंगे। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना में पंडित नेहरू के प्रयास से आधारभूत एवं भारी उद्योगों पर बल दिया गया। ऐसे ही आवश्यकताओं के अनुसार पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य निर्धारित किए गए। तो 12 पंचवर्षीय योजना 2017 तक चलती रही। और आपको बता दूं, योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया। योजना आयोग खत्म हो गया। ये सब भी ध्यान देते रहेंगे, फैक्ट है, बीच बीच में इसको हम डाल सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कृषि को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1965 में क्या किया गया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पुनर्गठन किया गया। कृषि मूल्य आयोग बनाया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी होने लगा। भारतीय खाद्य निगम वर्ष 1965 में स्थापित हुआ तथा राज्य फर्म निगम पर बल दिया गया। पशुपालन एवं मत्स्यन को बढ़ावा दिया गया। कृषि साख के रूप में किसान क्रेडिट कार्ड आया वर्ष 1998 में। सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में स्थापित हुआ। इन सब का बहुत विशेष योगदान था। स्वतंत्रता के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को लाई गई। इस नीति के तहत निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों का स्पष्ट बंटवारा कर दिया गया। सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना के साथ लघु व कुटीर उद्योगों पर भी बल दिया गया। सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना के साथ साथ लघु व कुटीर उद्योगों पर भी बल दिया गया। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, गांधी जी ने हमेशा कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों पर ही बहुत ध्यान दिया था। तो इसलिए सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना के साथ साथ लघु व कुटीर उद्योगों पर भी बल दिया गया। इसके लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना की गई थी। अर्थव्यवस्था को उदार रूप देने के लिए वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति लाई गई, जिसके तहत निम्नलिखित सुधार किए गए। कौन कौन से सुधार किए गए? औद्योगिक सुधार। पहला सुधार कौन था? इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, औद्योगिक सुधार। नई आर्थिक नीति में 6 उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों से लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया। जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस की ज़रूरतें थी वह हैं अल्कोहल, तंबाकू उत्पाद, औषधियाँ, रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक पदार्थ और जोखिम वाले रसायन। उसके बाद नई आर्थिक नीति की घोषणा के बाद क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, इसका निर्धारण अब बाजार शक्तियों द्वारा होने लगा। उद्योगपतियों को पूंजीगत वस्तुओं पर आयात में छूट दी गई। ये सब सुधार किए गए। फिर उसके बाद वित्तीय सुधार। वित्तीय सुधार की बात करें, फाइनेंशियल रिफॉर्म। नई आर्थिक नीति
की घोषणा के बाद भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका वित्तीय क्षेत्र के नियामक के स्थान पर सुविधा प्रदाता की बन गई। एक सहायक के रूप में या केंद्रीय बैंक के रूप में बाजार शक्तियों की अंतरक्रिया को सरल बनाता है। ब्याज दर का निर्णय वाणिज्यिक बैंकों पर छोड़ दिया गया। उदारीकरण के पश्चात ही भारतीय वित्त बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों को निवेश करने की अनुमति दी गई। उसके बाद है राजकोषीय सुधार। उदारीकरण से पूर्व देश की कर प्रणाली बहुत जटिल एवं अस्पष्ट थी। कर के भारी बोझ के कारण कर वंचना काफ़ी प्रचलित थी। वर्ष 1991 के बाद से कर प्रणाली को सरल बनाया गया और इस प्रकार देश के राजस्व को बढ़ावा दिया गया। तो 1991 के बाद जब से नई आर्थिक नीति आई उसके बाद से कर प्रणाली को सरल बना दिया गया और इस प्रकार देश के कर राजस्व को बढ़ावा। जब कर प्रणाली आसान है तो लोग अपना टैक्स जमा भी कर देंगे। अब इतना जटिल है कि लोग कर ही नहीं जमा कर सकते, उनके ऊपर बोझ लग, तो कर वंचना होगी ही। विदेशी व्यापार में सुधार, इसके बारे में बात करें रिफॉर्म इन फॉरेन ट्रेड, तो वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय मुद्रा को 2 बार अवमूल्यन किया गया और भारतीय रुपये को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विनिमय मूल्य के निर्धारण के लिए बाजार शक्तियों पर छोड़ दिया गया। आयात तथा निर्यात के अन्य क्षेत्रों में सीमा शुल्क में अत्यधिक कमी कर ली गई और घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने की नीति में ढील प्रदान की गई। विदेशी व्यापार में सुधार के लिए क्या किया गया कि भारतीय मुद्रा का 2 बार अवमूल्यन कर दिया गया। भारतीय रुपये को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विनिमय मूल्य के निर्धारण के लिए बाजार शक्तियों पर छोड़ दिया गया। आयात तथा निर्यात के क्षेत्र में जो सीमा शुल्क होता था उसमें कमी कर दी गई और जो घरेलू उद्योगों को लोग संरक्षण देते थे बहुत सारे कारण अपना के, उस नीति में भी ढील प्रदान की गई। कितना ज़्यादा संरक्षण घरेलू उद्योगों को नहीं दिया जाएगा। इस तरह से बहुत सारे सुधार हुए हैं। उसके बाद बात करें उपरोक्त सुधारों के बाद, इसके बाद कंक्लूड इसको करेंगे, तो उपरोक्त सुधारों के बाद दूसरे चरण में कृषि सुधार किया जा रहा है। बुनियादी ढांचागत सुधार के अंतर्गत सिंचाई एवं जल विकास, परिवहन, संचार, विद्युत आपूर्ति तथा व्यावसायिक गृहों के ढांचे पर बल दिया गया। इन सबको ध्यान देंगे। तो उपरोक्त सुधारों के बाद दूसरे चरण में जो सुधार हो रहे हैं उसमें कृषि सुधार, बुनियादी ढांचागत सुधार के अंतर्गत सिंचाई एवं जल विकास, परिवहन, संचार, विद्युत आपूर्ति तथा व्यावसायिक गृहों के ढांचे पर बल दिया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति देख लेते, हेडिंग थी 5 नंबर या 2 नंबर में आ सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसको जानते ही हैं, सब जानते हैं, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। भारत की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिका है, इसलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिका है, इसलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में जैसे जैसे कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में कमी आ रही है वैसे वैसे सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है। यह एक विकासशील देश का लक्षण है कि उसकी कृषि श्रेणी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में कमी आती जाती है और सेवा क्षेत्र में बढ़ती जाती है, वह विकासशील देश का लक्षण है। भारत में अगर हम गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है, भारत में गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या बनी हुई, आप इसको अपने आसपास हर जगह देख सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा बहुत सारे कल्याणकारी कार्यक्रम योजनाओं के माध्यम से सामाजिक विकास सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। भारत एक विकासशील देश है जहाँ बचत एवं पूंजी निर्माण दर में वृद्धि, आधारभूत उद्योगों का विकास, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों के विकास में वृद्धि की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। तो भारत एक विकासशील देश है जहां बचत एवं पूंजी निर्माण दर में वृद्धि, आधारभूत उद्योगों का विकास, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं के विकास में वृद्धि की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। इसी के साथ अर्थव्यवस्था का यह सेगमेंट यहीं पे समाप्त होता है। अर्थव्यवस्था इसमें रहा, भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रकृति, उसकी विशेषताएं, वर्तमान प्रवृत्तियां एवं बहुत सारी चुनौतियां, इन सब बारे में आपने अध्ययन किया और यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 16 नंबर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ सकता है। बहुत महत्वपूर्ण इकोनॉमिक का टॉपिक है। और अंत में इतना कहना चाहेंगे, वीडियो को जो भी पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।